हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम आरटीआई एक्ट के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखने वाले हैं कि भाई हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे आरटीआई एक्ट के ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं आरटीआई एक्ट में जो भाई हमारे एग्जाम में आ सकती हैं। देखिए, हमारा एग्ज़ाम यूपीएससी जो हमारा एग्ज़ाम है ESICDD, भाई इस एग्ज़ाम में आरटीआई सिलेबस में आरटीआई एक्ट भी दिया गया है। अब आरटीआई एक्ट के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, जो हमें बातें पता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी बैकग्राउंड की, थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं कि भाई कहाँ से ये बातें स्टार्ट हुई, इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कहाँ से कितनी पुरानी बातें स्टार्ट हो गई थी, ये सब हम पहले देखते हैं। तो देखिए, जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जब आया था, जब इंट्रोड्यूस हुआ 1948 में जब आया है, तो उन्होंने बात की गई, उसमें बात की गई ह्यूमन राइट्स के बारे में कि भाई इंसान है, हम सब इंसान हैं और इंसानों के पास कुछ राइट्स तो होने चाहिए ना। उसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की गई थी और उन्हीं ह्यूमन राइट्स में से हमारी और एक और राइट हमारा जो आता है, उसी के अंडर हमारे आई थिंक 30 है हमारे ह्यूमन राइट्स जो हमारे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में दिए गए हैं। तो उसमें से हमारा क्या है, राइट टू सीक रिसीव इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज थ्रू एनी मीडिया, कि भाई किसी भी मीडिया से हमें क्या होना चाहिए, हमारा एक राइट है, ह्यूमन राइट है कि हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करें, सीक करें, ये हमारा क्या है, ह्यूमन राइट है। अब देखिए, अगर हम बात करें 1966 की, तो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जब हुई थी, उसमें भी ये बात की गई थी कि भाई everyone shall have the right or to freedom of expression, the freedom to seek and impart information and ideas of all kind। भाई इंफॉर्मेशन लेना भी ह्यूमन राइट है, इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट करना वो भी ह्यूमन राइट है, वो भी राइट होना चाहिए और हम हर इंसान के पास वो राइट होना चाहिए। हर इंसान को इंफॉर्मेशन गैदर करने का, इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का राइट होना चाहिए। ये इतनी 1966 1948 से बातें चल रही हैं, ठीक है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप मुझे ये बताइए, देखिए कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आने से पहले भी क्या हमारे पास कुछ ऐसा राइट था, क्या हमारे पास कुछ ऐसी प्रोविजन थी जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते, गैदर कर सकते। अब देखिए, अब आप कॉन्स्टिट्यूशन में चलिए, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चलेंगे तो आप देखेंगे हमारा आर्टिकल 19, जी आर्टिकल 19 हमारा क्या बात करता है, आर्टिकल 19 हमारा बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि भाई हम बोल सकते हैं, हम ओपिनियन रख सकते हैं, हम बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब आप एक कॉमन सेंस लगा के भी अगर हम ये बात सोचेंगे, तो अगर हमारे पास एक्सप्रेशन का राइट है, अगर हमारे पास स्पीच का राइट है, तो वो बोलने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले हम सोचते हैं, हम समझते हैं। तो उस किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग जब हम बोलते हैं तो हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन होती है, तभी हम अपना ओपिनियन रख पाते हैं। नहीं तो हम वो देखिए, अब अगर नॉर्मल लाइफ में आप एग्जांपल लीजिए, तो वो लोग जिनको इंफॉर्मेशन नहीं होती किसी बात की और वो बस बोलते रहते हैं, तो उनकी बातों को कंसीडर भी नहीं किया जाता, कोई उनकी बातों को इतना ध्यान भी नहीं देता कि भाई इसके पास नॉलेज तो है नहीं, इंफॉर्मेशन तो है नहीं, बस ये बातें करते हैं, ठीक है। तो वही बात अगर हम इस लॉ में, आरटीआई एक्ट में लेके चलें, भाई राइट टू इंफॉर्मेशन जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19, वो यही बात करता है कि जब इंसान बोलेगा, जब इंसान के पास स्पीच का राइट है, तो नॉर्मली ये इम्प्लाई होता है कि उसके पास राइट टू इंफॉर्मेशन का भी राइट है, कि इंफॉर्मेशन भी वो एक्सेस करेगा, ये भी उसके पास राइट है। ये अगर हम बात करें तो भाई ये क्या था, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, हमारी जजमेंट है, और वो कौन सी जजमेंट है, कुलवल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1986 की जजमेंट है, उसमें ये बात की गई थी, ठीक है। तो ऐसा ही नहीं है कि भाई आरटीआई एक्ट से आने से पहले हमारे पास कोई राइट नहीं था, कोई प्रोविजन नहीं थी जिससे हम एक्सेस नहीं कर सकते थे इंफॉर्मेशन को। हमारे पास आर्टिकल 19 तो था ही था ना। कॉन्स्टिट्यूशन तो बैठा हुआ है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब से है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साथ बहुत टाइम से दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को देखते देखते ही आगे जो एक्ट्स बने हैं उसी को देखते आगे एक्ट्स बने हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें एक्ट की, तो एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे एक्ट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू इम्पावर द सिटीजन्स, कि इस सिटीजन्स को इम्पावर करना। सेकंड हम देखें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी,
अगर कोई भी स्कीम, कोई भी एक्शन अगर पब्लिक अथॉरिटी, गवर्नमेंट अगर लेती है और आपको उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, तो भाई देखिए कितनी ट्रांसपेरेंसी हो गई, कोई बीच में झोलमोल नहीं हुआ। तो वही इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, टू कंटेन करप्शन, कि भाई अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो नॉर्मली बात है करप्शन नहीं होगा। अगर चीज़ें बिल्कुल खुल के सामने आएंगी, अगर आपको चीज़ों के बारे में पता होगा कि ये एक्शन लिया गया है गवर्नमेंट ने और इसके पीछे कितनी अगर देखिए कोई भी अगर हमारे रिगार्डिंग जनता के ही हक में, अगर जनता के हित में ही कोई भी काम किया गया है तो कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट हुआ है, अगर आपको उसके बारे में भी जानकारी है तो ऊपर नीचे खेल नहीं जाएगा, ऊपर नीचे जो गेम जाती है वो नहीं जाएगी। ये इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, टू इन्हांस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और अगर लोगों को इन इतनी बड़ी स्कीम्स जो भी गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट पोस्ट कितनी बड़ी, गवर्नमेंट पोस्ट कितनी बड़ी होती हैं, उसमें अगर हमको इतनी पार्टिसिपेशन मिल जाती है कि चलिए जो भी वो काम कर रहे हैं हमें उसके बारे में पता है, तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम भी भाग ले रहे हैं, हमारा भी हिस्सा है। तो यही ये इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, इस सिटीजन्स को एम्पावर करना, इस सिटीजन्स को अवेयर करना कि आपके पास इतना बड़ा राइट है, आपके पास इंफॉर्मेशन का राइट है, आप जाइए और एक्सेस कीजिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, तो हम एक्ट क्या पढ़ रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो हमें इंफॉर्मेशन का बारे में पता होना चाहिए, सेक्शन 2F में इसकी डेफिनेशन दी गई है आरटीआई एक्ट के, और हमें पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन क्या है। तो भाई डेफिनेशन तो ये बात करती है कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या फिर फिजिकल फॉर्म में हो, और बताया गया है जैसे रिकॉर्ड्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, मेमोज, ईमेल्स, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रेस रिलीज, एडवाइस, ओपिनियंस, पेपर, सैंपल्स, मॉडल्स, डाटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू any private body which can be accessed by the public authority under any law। भाई वो भी क्या है, वो भी इंफॉर्मेशन है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। कोई प्राइवेट बॉडी है जो किसके द्वारा एक्सेस की जाती है, पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा एक्सेस की जाती है। अब देखिए, अगर अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि ठीक है हम इंफॉर्मेशन तो ले रहे हैं, बट हम किससे ले रहे हैं, तो हम पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। और पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन क्या है भाई, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है, तो ऐसी अथॉरिटी जो किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई, या फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है, पार्लियामेंट के द्वारा सेटअप हुई है, या फिर कोई भी अथॉरिटी जिसको गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है होली या पार्शियली, वो हमारी क्या होती हैं, पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं। और देखिए ये भी यही बात कर रहा है कि भाई पब्लिक अथॉरिटी मींस एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड और constitute by or under the constitution, by any other law made by the parliament or state legislature, by notification issued or order made by the appropriate government। भाई गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन इशू किया, कोई ऑर्डर इस्टेब्लिश किया और उसमें किसी अथॉरिटी को पब्लिक अथॉरिटी माना और ऐसा बोला कि भाई मैं इसको फाइनेंस करूंगा, दैट इज ऑल्सो अ पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, बॉडी ऑन कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय किसके द्वारा, बाय गवर्नमेंट के द्वारा। और कोई भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी जिसको गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है वो भी क्या होगी, पब्लिक अथॉरिटी होगी। और आप उससे इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें आगे की, तो आगे आप देखिए कि भाई आरटीआई एक्ट ये भी कहता है, हमारा सेक्शन 4 क्या कहता है कि भाई आप खुद से, पब्लिक अथॉरिटी को उसने बोला है, एक्ट ये बात करता है कि आप खुद से स्यू मोटो आप इंफॉर्मेशन जनता को दीजिए। बिकॉज लंबा प्रोसेस हो जाता है, जब अगर नॉर्मल कोर्स में जब इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो 30 डेज के अंदर अगर मिलती है तो दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते, आप स्यू मोटो एक्शन क्यों नहीं ले लेते, आप अपने आप से इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे देते पब्लिक अथॉरिटीज को। अब अगर एग्जाम्पल के तौर से भी देखिए तो आजकल जितनी बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज, रेरा वगैरह कुछ भी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ट्रिब्यूनल्स, ये सब हम देखें, कमीशन देखें, तो सबकी अपनी एक पोर्टल है, सबकी एक अपनी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे वो क्या करते हैं, अपने सारे ऑर्डर्स, अपने नोटिसेस वो पब्लिश करते हैं जिससे हम उसको देख सकते हैं। तो वो एक क्या स्टेप है, वो ऐसा स्टेप है कि वो स्यू मोटो स्टेप ले रहे हैं कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक के पास जा सके। तो ये एक्ट भी यही बात करता है कि पब्लिक अथॉरिटीज को स्यू मोटो जो इंफॉर्मेशन है वो दे देनी चाहिए। सेक्शन 4 ये बात करता है। लेकिन चैलेंजेस आ जाते हैं, चैलेंज यही आ जाता है कि भाई जो जब ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कई बार तो ये नॉन सेटिस्फैक्ट्री रहती है, तो इसीलिए लोगों को फिर आरटीआई फाइल करनी पड़ती है।
यही ये बात कह रहा है कि भाई सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट रिक्वायर्स स्यू मोटो डिस्क्लोजर। स्यू मोटो का मतलब क्या होता है, खुद से, अपने आप से। तो स्यू मोटो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ईच पब्लिक अथॉरिटी, हाउएवर सच डिस्क्लोजर हैव रिमेन्ड लेस देन सेटिस्फैक्टरी, की वही चैलेंज की बात की भाई रोल सेटिस्फैक्टरी नहीं होता। अब आगे हम देखें तो सेक्शन 8 जो है हमारा क्या बात करता है, सेक्शन 8 हमारी एग्जम्पशंस दे देता है कि अगर आप इन बातों को मांगते हैं, अगर इस जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर इनकी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो ये एग्जम्प्ट की गई है। और देखिए वो क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें तो सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो ब्रीच करती है या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा है, सॉवरेनिटी को, तो वो क्या होगी, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं हो सकती, उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि भाई अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर है, ठीक है, कोर्ट की कोई जजमेंट है और कोर्ट ने ये लिखा है कि भाई इसको पब्लिश नहीं करना है, इस जजमेंट को पब्लिश नहीं करना है, और किसी भी न्यूज़पेपर या फिर किसी भी चैनल में वो जजमेंट पब्लिश कर दी गई है, तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये भी ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि भाई कोई भी अगर ये ट्रेड सीक्रेट्स हैं किसी के तो उसको भी डिस्क्लोज नहीं करना है। अब मान लीजिए जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स नहीं साइंटिस्ट अगर होते हैं, किसी भी फॉर्मूला से अगर वो कोई दवाई बना रहे हैं या फिर कोई भी कंपनी अपना कुछ बना रही है, पेटेंट्स होते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, तो उनको क्या नहीं करना है, डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। नंदलेस अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो, लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो, तो अलग बात हो जाती है, बिकॉज दे आर थर्ड पार्टी राइट्स और इनको डिस्क्लोज नहीं करना होता, ठीक है। अब हम फिड्यूशरी रिलेशनशिप, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, भाई कोई फॉरेन कंट्री से इंफॉर्मेशन आई है एंड दैट अगर वो कंसीडर की जाती है कॉन्फिडेंशियल अगर इंफॉर्मेशन है तो वो तो डिस्क्लोज आप नहीं करोगे ना, ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है। आगे आ जाता है लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, किसी की लाइफ और फिजिकल सेफ्टी अगर किसी भी इंफॉर्मेशन से ब्रीच होती है, खतरा होता है किसी को, तो नहीं करना है। कैबिनेट पेपर्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को ब्रीच नहीं करना है, किसी की डिस्क्लोज नहीं करना है। अगर हम कॉमन सेंस की भी बात करें ना, अगर हम नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में भी देखें तो भाई ये सारी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में बात की गई है ये हमें पता ही होना चाहिए कि ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अब किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को, अगर मेरी जो जिंदगी चल रही है, मेरी जो लाइफ चल रही है उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन अगर कोई पर्सन डिस्क्लोज कर देता है तो भाई ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। और भी ये देखिए अगर ऑब्वियसली कि अगर इंडिया की सिक्योरिटी सॉवरेनिटी पे कोई इन्फॉर्मेशन जो खतरा दे सकती है, इंडेंजर कर सकती है, तो उसको भी हम ऑब्वियसली उसको नहीं करेंगे डिस्क्लोज। तो यही ये सेक्शन बातें कर रहा है। अब अगर आगे हम देखते हैं भाई टाइम पीरियड, हमको कितने टाइम पीरियड में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब अगर हम नॉर्मल कोर्स की बात करें, अगर आपको नॉर्मल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, अगर किसी भी स्कीम से रिलेटेड एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आपको वो विदिन 30 डेज आपको मिल जाएगी पब्लिक अथॉरिटी से। किसके विदिन 30 डेज, जब आपने एप्लीकेशन दी होगी उसके, जब आप वो रिसिप्ट मतलब उनको मिल जाएगी वो इन्फॉर्मेशन, वो एप्लीकेशन उनको मिल जाएगी किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को, तो विदिन 30 डेज वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बट अगर किसी की लाइफ और लिबर्टी के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है और वो आपको चाहिए तो दैट वो इंफॉर्मेशन आपको कब मिल जाएगी, 48 आवर्स में वो आपको मिल जाएगी। देखिए कितना टाइम गैप का कितना डिफरेंस है, एक जगह है 30 डेज और एक जगह है 48 आवर्स। बिकॉज 48 आवर्स किसकी बात कर रहा है, लाइफ और लिबर्टी की बात कर रहा है। किसी पर्सन की लाइफ वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, तो अगर उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो 48 आवर्स में मिल जाएगी, यही ये बात करता है। तो दीज वर सम एस्पेक्ट्स और दीज वर द सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमको आरटीआई एक्ट के बारे में पता होने चाहिए। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको जो भी मैंने बातें बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। और कोई भी कंफ्यूजन होती है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, आपको किसी भी कंफ्यूजन का आपको आंसर मिल जाएगा। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, एक और आपको इन्फॉर्मेशन बतानी थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है
देखिए जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं एक्चुअली, जिन्होंने लॉ कर लिया है, जो इस एग्ज़ाम को भी दे रहे हैं और अगर वो वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है लॉ ऑफिसर एग्ज़ाम, जो IBPS कंडक्ट कराती है। नाम क्या है एग्ज़ाम का? IBPS SO लॉ ऑफिसर एग्ज़ाम। तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, बिकॉज इसमें सिर्फ एक लॉ ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, आपका बार काउंसिल से इनरोलमेंट होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की ये डिमांड नहीं करते हैं एंड सैलरी इज़ ऑल्सो गुड, 50K प्लस सैलरी इसमें मिल जाती है। आपको इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो आपको हमारे अभिपीडिया के ही चैनल अभिपीडिया बैंकिंग पर मिल जाएगी। प्लीज़ गाइस गो एंड चेक इट आउट। उस चैनल में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड जो मेंस और प्री जितना भी उसका सिलेबस है वो हम फ्री वार्म अप कोर्स भी दे रहे हैं, तो यूट्यूब पर भी आपको सारी की सारी वीडियोस उसकी मिल जाएंगी और आप रजिस्टर भी कर सकते हैं हमारे फ्री वार्म अप कोर्स के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे लॉ ग्रेजुएट्स के साथ करनी थी और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और आप आगे भी अगर आपको RTI एक्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस होंगे प्लीज़ डू लेट मी नो और आपको उसके सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज।